गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। बीपीएस ऑनलाइन क्लासों में अंदर आपका स्वागत है। लॉकडाउन 4 चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है। आज 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के अंदर अपने पास जो चैप्टर चल रहा था, बहुलक चल रहा था। इस चैप्टर के अंदर अपन ने बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ लिया गया। इसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर मेजर जो क्वेश्चन था, इसकी मैकेनिज्म जो थी वो आपको बता दी गई। आज का जो विषय है अपने पास में, वो अपन बात करेंगे बहुलकों के आणविक द्रव्यमान के बारे में। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, इसलिए थोड़ा बड़ा ध्यान से आप लोग समझें। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपने पास बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब देखिए, जो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान है ना बेटे, वो आपकी दो विधियों से ज्ञात किया जाता है। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान कितनी विधियों से ज्ञात करते हैं अपन लोग? दो विधियों से ज्ञात करते हैं। वो दो विधियां कौन कौन सी है, पहले एक बार बता देता हूँ। सबसे पहली विधि होती है आपकी संख्या औसत अनुभार। पहली विधि कौन सी आएगी? संख्या औसत अनुभार। ठीक है भाई, संख्या औसत अनुभार। अब देखिए, संख्या औसत अनुभार को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो m बार n से रिप्रेजेंट करते हैं। संख्या औसत अनुभार किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m बार n से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी विधि जो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान है वो ज्ञात की जाती है आपकी कौन सी? भार औसत अनुभार। दूसरी कौन सी आएगी आपके? भार औसत अनुभार विधि आपके होती है। समझ रहे हो बात को? तो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान दो विधियों से, पहली संख्या औसत अनुभार, दूसरी भार औसत अनुभार होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग m बार w से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं m बार w से। देखो, n का मतलब नंबर होता है, इसलिए संख्या, और w का मतलब वेट होता है, इसलिए बार। तो इन दो विधियों से बहुलकों का क्या किया जाता है? आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो आज अपने पास जो सबसे पहली विधि है वो कौन सी बता रहा हूँ? आपके संख्या औसत अनुभार बता रहा हूँ, और इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल अपन लोग करते हैं। ठीक है भाई। तो पहली विधि कौन सी है? संख्या औसत अनुभार है। इसको बड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, किसी भी बहुलक का जो संख्या औसत अनुभार वह भार है जिसमें उपस्थित समस्त एकलक इकाइयों की, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जिसमें उपस्थित समस्त एकलक इकाइयों की, या उसमें जितनी भी एकलक इकाइयां उपस्थित है, समस्त एकलक इकाइयों की कुल सहतर्ती में, क्या कहा मैंने? कुल सहतर्ती के अंदर अणुओं की संख्या का भाग देने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है ना? कुल सहतर्ती में किसका? अणुओं की संख्या का क्या करना है? भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को ही अपन क्या कहते हैं भाई? आपके संख्या औसत अनुभार कहते हैं। फिर से सुनिए, परिभाषा क्या है कि किसी भी बहुलक का संख्या औसत अनुभार वह भार है जिसमें उपस्थित समस्त एकलक इकाइयों की कुल सहतर्ती में इसका भाग देना है। अणुओं की संख्या का क्या करना है? भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं? संख्या औसत अनुभार अपन लोग कहते हैं। अब देखो, एक बनता है कुल सहतर्ती क्या होती है, ये शब्द समझ जाओगे ना तो कोई दिक्कत आपके नहीं होगी। हमेशा याद रखो, कुल सहतर्ती जो होती है ना, वो कुल सहतर्ती होती है आपके, कुल सहतर्ती बराबर है आपके अणु भार इंटू अणुओं की संख्या। क्या है? अणु भार इंटू अणुओं की क्या होती है? संख्या आपके होती है। अणु भार इंटू क्या है? अणुओं की संख्या, या अणुओं की संख्या इंटू अणु भार के तो एक ही चीज होती है। तो अणु भार इंटू आणविक संख्या को क्या कहते हैं? कुल सहतर्ती अपन लोग कहते हैं। ठीक है भाई। तो एक तो डेफिनेशन हो गई, और एक आपको कुल सहतर्ती ध्यान रखिए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि एक बहुलक के नमूने के अंदर आपके एकलक इकाइयां जो है, उनमें आपको बताऊं मैं, अणुओं की संख्या मान लीजिए आपके n1 n2। क्या कहा मैंने? माना आपकी किसी बहुलक के नमूने में अणुओं की संख्या n1 n2 n3 है। ठीक है। और आपको बताऊं उनके जो अणु भार है, अणुओं की संख्या तो क्या मान लिया आपने? n1 n2 n3 डैश 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 मान लो ni हो सकती है। ठीक है।
इसी तरह से मान लीजिए उनके जो अणु भार है वो M1, मान लो M2, मान लीजिए M3 है, तो डॉट डॉट क्या हो जाएगा, ये Mi आपके हो जाएगा। मान लीजिए अपने पास एक बहुलक है, उसमें अणुओं की संख्या क्या है, N1, N2, N3, मान लीजिए डॉट डॉट Ni है, और अणु भार क्या बेटे M1, M2 और M3 डॉट डॉट M। ठीक है, अब मान लीजिए अपन सबसे पहले इसकी निकालते हैं कुल सहतती। क्या निकालते हैं आपके कुल सहतती? अगर निकाले अपन लोग तो कुल सहतती आपकी क्या निकलेगी भाई, क्या बताएगा आपको कुल सहतती? अणु भार इंटू अणुओं की संख्या, या अणुओं की संख्या इंटू अणु भार कर दीजिए, एक ही बात है। ये मान लीजिए N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3, ये क्या हो जाएगा M3, और ये डॉट 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 क्या हो जाएगा Ni Mi आपके हो गया। ठीक है, कुल सहतती क्या निकाल लिया आपने, N1 M1 बराबर N2 M2 प्लस N3 M3 डॉट 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 क्या हो गई Ni Mi होगी। अब मैं आपकी क्या फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, है संख्या औसत अणु भार अब अपने को निकालना है, तो क्या करोगे भाई, क्या फॉर्मूला बताया था, संख्या औसत अणु भार बराबर क्या आ जाएगा, संख्या औसत अणु भार बराबर यानी M बार N बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्या परिभाषा बताई थी आपके कुल सहतती में, ये कुल सहतती N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डॉट 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 क्या आ जाएगा बेटे Ni Mi, क्या आ जाएगा Ni Mi। ठीक है भाई, ये तो हो गई कुल सहतती। अब भाग किसका देना है, अणुओं की संख्या का भाग देना है। तो अणुओं की संख्या क्या है इसमें आपके, अणुओं की संख्या है N1 प्लस N2 प्लस आपका N3 डॉट 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 क्या आ जाएगा Ni आपके आ जाएगा। तो ये आपके संख्या औसत अणु भार ज्ञात करने का क्या आ गया, फॉर्मूला अपने पास आ जाता है, यानी N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डॉट डॉट Ni Mi, और नीचे क्या आ जाएगी अणुओं की संख्या। ठीक है भाई, N1 प्लस N2 प्लस क्या आ जाएगी N3 आपके आ जाती है। ठीक है, अब अपन चाहे तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखो M बार N बराबर सिग्मा आपके Ni Mi अपॉन क्या है, सिग्मा क्या है आपके Ni। ये फॉर्मूला शॉर्ट में भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला लिखे करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्या होता है न्यूमेरिकल अपने पास हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका पहला बहुलकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का क्या है भाई, आपके पहला तरीका कौन सा हो गया, संख्या औसत अणु भार आपके हो जाता है। फिर बोल रहा हूँ, क्या परिभाषा बनेगी आपकी, किसी बहुलक के नमूने में उपस्थित समस्त एकलक इकाइयों की कुल सहतती में किसका भार दिया है, अणुओं की संख्या का भार देते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, संख्या औसत अणु भार आपका कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपके इसके क्या आ जाते हैं, फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो था पहला तरीका। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से आता है, जैसे मान लीजिए मैं इतना नंबरी सवाल तो पूरा नहीं लिख सकता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आपके आ सकता है। जैसे मान लीजिए परीक्षा के अंदर आपके पास कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग है और कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला आता है। जैसे मान लीजिए परीक्षा के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि एक बहुलक के नमूने में आपके 10 अणुओं का अणु भाग, क्या कहा अपने सवाल को ध्यान से सुने, एक बहुलक के नमूने में 10 अणुओं का अणु भार अगला कह रहा है 1000 है, कितना है 1000 है, तथा 20 अणुओं का अणु भार किसका, मान लीजिए कितना ही बड़ा सवाल देवे, 20 अणुओं का जो अणु भार है, मान लीजिए अगले ने आपको दे दिया है 2000 है, कितना है 2000 है, तो आपको क्या करना है भाई, बहुलक का मान लीजिए आपको हिंदी में भी लिख सकता है, और कहते हुए बहुलक का M बार N ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए M बार N ज्ञात कीजिए। बहुत बार बोर्ड में सवाल आया हुआ बेटे, ठीक है ना, क्या सवाल पढ़ा कि किसी बहुलक के नमूने में 10 अणुओं का अणुभार कितना है 1000 है, तथा 20 अणुओं का अणुभार कितना है 2000 है, तो बहुलक का क्या ज्ञात करना अपने को M बार N ज्ञात करना। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, एक तो देखिए N1
एक फिर आपका M1, दो चीज चाहिए, फिर एक N2 और फिर एक M2। तो देखिए सबसे पहले कितने अणु है, 10 अणु है, ये 10 अणु है। इनका अणु भार कितना है भाई, ये 1000 है, कितना 1000। फिर कितने अणु है, 20 अणु है, ये 20 अणु है। उनका अणु भार कितना दिया है इसने, 2000, कितना दिया, 2। बस ये चीज लिख लीजिए तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। 10 अणुओं का अणु भार कितना है, 1000। 20 अणुओं का अणु भार कितना है, 2000 सॉरी, ठीक है ना भाई। तो अब आपको सवाल कितना ही लंबा दे सकता है, और भी एक का ये अणु दे सकता है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, M बार N ज्ञात करना है। तो M बार N ज्ञात करना, तभी आपको फॉर्मूला बताया था, N1 M1 प्लस क्या बताया था, N2 M2, ठीक है भाई। N1 M1 प्लस N2 क्या है, M2 बताया था, दो ही अणु है। और नीचे क्या किए, N1 प्लस क्या आ जाएगा, N2, ठीक है ना। आगे और होते तो और अधिक कर देते। तो ये रहा आपका M बार N बराबर N1 कितना है भाई, 10 इंटू M1 कितना है आपका 1000, ये 1000 प्लस N2 कितना है बेटे 20 इंटू M2 कितना है 2000, कितना है 2000 अपॉन, ठीक है भाई, हाँ अपॉन में N1 प्लस N2 देना है। तो N1 कितना 10 और ये प्लस क्या आ जाएगा 20, ठीक है भाई। तो ये आपका M बार N बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 को 1000 से गुणा करोगे 10,000, ठीक है। प्लस इसी तरह से 20 को आप 2000 से गुणा करेंगे तो ये आपके 4, 1, 2, 3 और ये 4, 40,000 बटा क्या हो जाएगा भी आपके 10 और प्लस 20 कितने हो गए 30, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल क्या है, आपके संख्या औसत अणु भार का पूछा जा सकता है। किसका पूछा जा सकता है, संख्या औसत अणु भार का क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो बहुलकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की कौन सी विधि हो जाती है, आपके पहली विधि हो जाती है, ठीक है। अब अपने पास बात करते हैं अपन लोग इसकी दूसरी विधि, ठीक है ना। सेकंड विधि जो मैंने आपको बताई थी वो कौन सी थी भाई, भार औसत अणु भार, ठीक है ना। सेकंड विधि कौन सी है, भार औसत अणु भार होती है, ठीक है। तो देखिए आप लोग सेकंड प्रोसेस कौन सा था भी आपके पास, भार औसत अणु भार, ये भार औसत अणु भार। अब देखिए भार औसत अणु भार क्या बताया था, किससे बताते हैं इसको बताते हैं M बार W से, इससे बताते हैं M बार W से बताते हैं। अब देखिए बेटे मैं आपको इसकी परिभाषा बताने से पहले इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूले से परिभाषा अपन लोग निकालेंगे। तो देखिए M बार W ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले से खुद परिभाषा देंगे अभी। M बार W बराबर क्या है, N1 M1 M1 प्लस N2 M2 M2, ठीक है, प्लस N3 M3 M3 डॉट 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 दे देते हैं Ni Mi Mi, ठीक है भाई, बटा आ जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डॉट 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 Ni M, ठीक है भाई। ये मैंने आपके किसका, भार औसत अणु भार का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अभी आगे भी इसको कर देंगे अपन लोग, लेकिन पहले परिभाषा बता रहा हूँ। देखिए क्या परिभाषा इस फॉर्मूले से, कि किसी भी बहुलक के नमूने में उपस्थित समस्त एकलक इकाइयों की कुल संतति, ये क्या है भाई, कुल संतति को किसके अणुभार से गुणा करने पर, क्या कहा मैंने, कुल संतति को अणुभार से गुणा करने पर तथा प्राप्त गुणनफल में, इसमें प्राप्त गुणनफल में कुल संतति का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, भार औसत अणु भार कहलाएगा। यानी कुल संतति को पहले किससे गुणा करना, अणुभार से गुणा करना, गुणा करने पर जो परिणाम मिल रहा है उसमें भाग किसका देना है, कुल संतति का भाग देना है। किसका भाग देना है, कुल संतति का भाग देने पर जो परिणाम मिलेगा वो क्या कहलाएगा, भार औसत अणु भार कहलाता है, ठीक है भाई। फिर से तीसरी बात, ये क्या है N1 M1 क्या है, कुल संतति,
M1 क्या है, अणुभार है। तो कुल सहतत्वी को उसके अणुभार से या आणविक द्रव्यमान से गुणा करना है। गुणा करने पर जो प्राप्त परिणाम मिलेगा उसमें किसका भाग देना है, कुल सहतत्वी का भाग देना। देखो संख्या औसत अणुभार में क्या था, कुल सहतत्वी में अणुओं की संख्या का भाग देते थे। यहाँ कुल सहतत्वी को अणुभार से गुणा करने के बाद फिर कुल सहतत्वी का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो कहलाता है भार औसत अणुभार। अब देखिए आप इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। m बार w बराबर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, m1 का स्क्वायर प्लस आपका m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर डॉट 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 mi का स्क्वायर। ठीक है भाई, बट्टा क्या आ जाएगा भाई, बट्टा में आपके ये आपके m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mi आपके हो जाएगा। आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं m बार w बराबर आपके सिग्मा ni mi का स्क्वायर। अब कौन क्या हो जाएगा, सिग्मा ni mi। आई बात समझ में आपके, तो चाहे तो अपन डायरेक्ट नंबरिकल करने के लिए ये चीज ठीक रहती है, ठीक है ना। बाकी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पूछ ले बोर्ड के अंदर कोई भार औसत अणुभार का सूत्र लिखिए तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नंबरिकल क्वेश्चन करने के दृष्टिकोण से ये आपके ठीक रहता है। कुल सहतत्वी को अणुभार से गुणा किया, प्राप्त परिणाम में किसका, कुल सहतत्वी का भाग दे दिया, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, भार औसत अणुभार प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, अब इस पे भी आपके नंबरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम नंबरिकल अगर मैं बताऊं तो करना क्या, वैसा गुणा भाग करना आपको आगे क्या करना होता है, आगे गुणा भाग आपको करना होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके और एक ही सवाल में दोनों चीजें साथ में भी पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना। एक ही क्वेश्चन में संख्या औसत अणुभार भी पूछा जा सकता है और भार औसत अणुभार भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं दोनों अलग अलग आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, एक बहुलक के नमूने में 10 अणुओं का अणुभार, वही सवाल लिख रहा हूं मैं, 10 अणुओं का अणुभार क्या है भाई आपके, मान लीजिए अगले ने कहा है 1000 है, क्या है 1000 है, तथा 20 अणुओं का अणुभार, ये 20 अणुओं का अणुभार मान लीजिए 2000 है, क्या है 20 अणुओं का अणुभार क्या है 2000 है। तो उस बहुलक का क्या ज्ञात कीजिए आप लोग, m बार w ज्ञात कीजिए। तो उस बहुलक के लिए क्या ज्ञात कीजिए, m बार w ज्ञात कीजिए। अब बेटे सारी चीज खुली पड़ी है आपके। सबसे पहले n1 अणुओं की संख्या, जैसे 10 अणुओं का अणुभार कितना है भाई, ये मान लीजिए 10 अणु, इनका अणुभार कितना है 1000 है। इसी तरह से n2 बराबर 20 अणुओं का अणुभार क्या है भाई, m2 बराबर 20 अणुओं का अणुभार क्या है 2000 है। ठीक है, n1 बता दिया, m1 बता दिया। अब क्या करना आपको, मान रखना, सिर्फ मान रख के क्या करनी है, कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है भाई, यानी m बार w बराबर क्या हो जाएगा भाई, n1 क्या है 10, m1 क्या है 1000, ये 1000 इंटू 1000, ठीक है भाई, प्लस n2 कितना आपका 20, m2 कितना 2000, ये 2000 इंटू क्या हो जाएगा 2000। ठीक है भाई, और भी दे सकती है एक इकाइयां, लेकिन बोर्ड क्या है आराम से कैलकुलेशन वो चीज आपको देता है। फिर n1 कितना है 10, m1 कितना है 1000, ठीक है, प्लस 20 इंटू क्या है 2000। ठीक है भाई, अब आप इसकी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। इसको गुणा कर देना, इसको गुणा कर देना, इनको आपको क्या करना है, भाग देना होता है। इस तरह से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, m बार w भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितने प्रकार का हो गया भाई, आपके 2 प्रकार का आपके हो जाता है। पहला कौन सा बताया, संख्या औसत अणुभार, दूसरा कौन सा बताया आपके, भार औसत अणुभार आपको बताया जाता है। कौन सा बताया जाता है, भार औसत अणुभार आपके बताया जाता है, ठीक है ना। और दोनों पर आपको क्या करवा दिया गया है, आपके नंबरिकल क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए एक चीज और आपको बता रहा हूं इसी के अंदर,
एक छोटी सी चीज और है, पीडीआई। क्या है आपके? पीडीआई आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या होती है पीडीआई? ठीक है भाई। तो इस तरह से अपने पास दो चीजें हो गई थी आपके एम बार एन और एम बार डब्ल्यू। अब एक छोटी सी बात और बता रहा हूं आपके पीडीआई। क्या बता रहा हूं आपके? पीडीआई आपको बता रहा हूं, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके बहुपरिक्षेपण घातांक। ठीक है भाई। क्या है आपके? बहुपरिक्षेपण, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास? बहुपरिक्षेपण क्या है? घातांक आपके होती है, ठीक है ना, बहुपरिक्षेपण घातांक। अब क्या है पीडी? देखो कई बार इसमें छोटी सी चीज पूछ लेते हैं, आपको मैं बताऊं। देखो पीडीआई ज्ञात करना है ना, तो पीडीआई बराबर जो होता है ना बेटे, वो होता है आपके एम बार डब्ल्यू अपॉन क्या है? एम बार एन। क्या होता है? एम बार डब्ल्यू अपॉन क्या होता है? एम बार क्या होता है? एन होता है। अब देखो इससे परिभाषा निकालनी है आपको। क्या कहोगे भाई कि किसी भी बहुलक में आपके पीडीआई या बहुपरिक्षेपण घातांक वह मान है जिसमें आपके क्या है? भार औसत अणुभार व संख्या औसत अणुभार का अनुपात। बट्टे में लिखा ना अपन ने, ऊपर क्या लिखा है? भार औसत अणुभार, और नीचे क्या लिखा है आपने? संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात है वो क्या कहलाती है आपके? पीडीआई कहलाती है। क्या कहलाती है भाई आपके? पीडीआई आपके कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, पीडीआई क्या होता है आपके? उल्टा मत कर देना, उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा। भार औसत अणुभार में किसका भाग देना है? संख्या औसत अणुभार का भाग देना है, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? पीडी प्राप्त हो जाता है। अब मेरी बात को आपके ध्यान से सुनना बेटे। देखो प्राकृतिक बहुलकों के लिए, किसके लिए बता रहा हूं? आपके जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं ना भाई, उन प्राकृतिक बहुलकों के लिए जो पीडीआई का मान है वो क्या होता है आपके? प्राकृतिक बहुलकों के लिए पीडीआई का जो मान है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्राकृतिक बहुलकों के लिए पीडीआई का जो मान है वो किसके बराबर होता है? आपके 1 के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे प्राकृतिक बहुलक का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्रोटीन, जैसे क्या है आपके? प्रोटीन होती है। ये कैसा बहुलक है भाई? प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलकों के लिए पीडीआई का मान किसके बराबर होता है? 1। उसके बाद आपको बताऊं संश्लेषित बहुलकों के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं अपन लोग? संश्लेषित बहुलकों के लिए यदि बात करें ना अपन लोग, तो संश्लेषित बहुलकों के लिए जो पीडीआई का मान है वो 1 से अधिक आएगा। पीडीआई का मान क्या होता है आपके? 1 से क्या आएगा? आपके अधिक आता है, ठीक है ना। तो ये विशेष बात ध्यान रखना, प्राकृतिक बहुलकों के लिए पीडीआई का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर। और संश्लेषित बहुलक के लिए पीडीआई का मान क्या है? आपके 1 से अधिक होता है। अब देखो पूरा बड़ा सवाल इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपके बहुलक के, किसी बहुलक के नमूने में 10 अणुओं का अणुभार वो समथिंग दे दिया, 20 का दे दिया, और आपको ये पूछ लिया बताइए बहुलक प्राकृतिक है संश्लेषित है, तो अब उस कंडीशन में आपको पीडीआई ज्ञात करना पड़ेगा। और पीडीआई ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? ये दोनों चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। यानी आपको एम बार डब्ल्यू भी ज्ञात करना पड़ेगा, और क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एम बार क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एन भी ज्ञात करना पड़ेगा। भाई ये दोनों ज्ञात करोगे तब क्या निकलेगी? पीडीआई आपके ज्ञात होती है, ठीक है ना। दोनों ज्ञात करने के बाद क्या चीज ज्ञात होती है? पीडीआई ज्ञात होती है, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूं, हो सकता है मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें वो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, एक बात आप इसी तरह से नोट कर लीजिए, मैं देखो आपको पीडीआई प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो नहीं देखें और आप डायरेक्ट इसको नोटेड कर लेंगे, नहीं। पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद में जो पीडीएफ फाइल आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, उस पीडीएफ फाइल से आप फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखें नहीं, डायरेक्ट जो मैंने नोट्स भेजे वो आप नोट कर लेना, नहीं। पहले बात को अच्छी तरह से समझिए आप लोग, उसके बाद जो मैं दे रहा हूं आप उससे बोलिए आप उतार सकते हैं, क्योंकि देखो वीडियो में उतारने में हो सकता है कई लैंग्वेज आपके पूरी नहीं हो, या कोई बात हम जैसे परिभाषा पूरी नहीं लिख के सिर्फ समझा सकते हैं। तो नोट्स के अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी, लेकिन तरीका क्या रहेगा? पहले आप वीडियो देखेंगे,
उसके बाद हम जो पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं उस फाइल को अच्छी तरह से पढ़िए और फिर उसको नोट कीजिए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हो सकता है ये आपके नोट्स के अंदर क्वेश्चन नहीं हो, ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन मान लीजिए है आपके एक बहुलक के नमूने में एक बहुलक के नमूने में 10 अणुओं का, मैं थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर रहा हूं, 10 अणुओं का अणुभार 10,000 व 20 अणुओं का अणुभार 20,000 है व 30 अणुओं का 30 अणुओं का अणुभार 30,000 है। तो बहुलक का पीडीआई ज्ञात कीजिए, बहुलक का क्या ज्ञात कीजिए, पीडीआई ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि बहुलक प्राकृतिक है या संश्लेषित। बताइए कि बहुलक प्राकृतिक है या संश्लेषित। ठीक है भाई, आपको बताना है। तो सबसे पहले तरीका तो बता दिया, अभी आपको पीडीआई ज्ञात करना है। तो पीडीआई ज्ञात करने का मतलब 3 स्टेप हो गए आपके। सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, m बार n ज्ञात करोगे। पहला स्टेप थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले क्या ज्ञात करोगे, m बार n ज्ञात करोगे। फिर क्या ज्ञात करोगे, m बार w ज्ञात करोगे। दोनों आ जाएगा। फिर क्या ज्ञात करोगे, इसमें पीडीआई ज्ञात करोगे। आगे बात सुन रहे हैं, पीडीआई ज्ञात करोगे तो पीडीआई का मान कितना आ रहा है उसके आधार पर अपना रिजल्ट दे देना। पीडीआई का मान 1 आ रहा है तो ये बहुलक कैसा है, प्राकृतिक है। और पीडीआई का मान 1 से ज्यादा आ रहा है आपके, तो बहुलक कैसा है भी, आपका संश्लेषित होता है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से इस पार्ट का नंबरिकल पोर्शन क्या होता है बेटे, पूरा हो जाता है। 3 बातें, m बार n, m बार w और क्या है, पीडीआई हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अच्छी तरह से नंबरिकल अपने क्वेश्चन में करोगे, कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करोगे और परिभाषाएं वगैरह जो है वो ध्यान से आप लोग नोट करेंगे और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। ठीक है भाई।